गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज आपका फ़ाइन आर्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कला, एक परिचय। इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे कि कला की उत्पत्ति कैसे हुई थी या कला क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कला शब्द का क्या मतलब होता है। कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई, जिसका अर्थ है सुंदर, कोमल, प्यारा। अर्थात वह कला जो हमारे मन को अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, प्यारी लगती है, जो हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, उसे हम कला कहते हैं। कला और कलात्मकता मानव का स्वाभाविक गुण है। इस गुण की अभिव्यक्ति मनुष्य किसी न किसी प्रकार से करता है। जैसे प्राचीन काल में जो मनुष्य है वह चित्रकारी द्वारा अपनी कला को, अपने भावों को व्यक्त किया करता था। प्राचीन काल में मनुष्य को चित्रकारी नहीं आती थी, परंतु फिर भी वह चित्रकारी के द्वारा अपने भावों को जो है व्यक्त करता था। फिर भी वह अपने विवेक से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता था। इतिहास के तथ्य वह विभिन्न गुफाओं से प्राप्त मानव निर्मित चित्र इस बात का प्रमाण है कि उस काल का जो मनुष्य है वह भी अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से हमारे सामने उद्वेलित करता था। धीरे धीरे जो मनुष्य है विकास के पथ की ओर आगे बढ़ा। इस कलात्मक गुण को उसने विकसित किया और उसने अपने चित्रों को और भी अधिक सुंदर बनाना शुरू किया। सबसे पहले जो मनुष्य है वह अपनी बुद्धि से पत्थरों को काटकर हथियार बनाया करता था। इन औजारों से वह पशुओं का शिकार किया करता था जो उसको हानि पहुंचाते थे, या अपने भोजन के लिए भी वह पशुओं का शिकार किया करता था। इसके अतिरिक्त अपने भोजन के लिए वह छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया करता था। पत्थरों को तराशने की प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसी आजकल कलाकार उन्नत औजार और पत्थरों को तराश कर मूर्ति का निर्माण करते हैं। वैसे ही प्राचीन काल का जो मानव है वह भी अपने लिए औजारों का निर्माण किया करता था। धीरे धीरे जो समय है वह बीतता गया। मानव अपने औजारों को और विकसित करता चला गया। इसके बाद मानव ने अपने जीवन में आग की खोज की। आग की खोज के बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव ने चकमक के पत्थरों को आपस में रगड़ा होगा और उनकी रगड़ से कोई चिंगारी निकली होगी और किसी दिन वह सूखी घास पर गिर गई होगी और आग जल गई होगी। आग ने मनुष्य के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। मानव आग का प्रयोग ठंड से बचने के लिए और ख़तरनाक जानवरों से बचने के लिए करता था। इसके अतिरिक्त मानव आग से मांस व अन्य खाद्य पदार्थों को भूनने व पकाने लगा। आग से मानव मिट्टी के बर्तन और ईंटों को मजबूती देने के लिए वह आग का प्रयोग करता था। इसके अलावा वह आग का प्रयोग स्वयं को खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए, स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए, अपने लिए भोजन बनाने के लिए वह आग का प्रयोग करता था। आग ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया और इसके बाद उसका जो जीवन है वो बहुत अधिक जो है सुखमय हो गया। प्रस्तुत चित्रों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो आदि मानव है वह शिकार पर जाने के लिए से पहले नाच गाना, टोना टोटका और पूजा पाठ का आयोजन भी किया करता था। इन आयोजनों में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हुआ करते थे। यह अनुमान इसलिए लगाया जाता है कि उस समय की जो गुफाएं मिली हैं उनके दीवारों पर हमें इस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें स्त्री या पुरुष जो है मिलकर नृत्य कर रही हैं, वो शिकार पर जाने के लिए तैयार है। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के जो है हथियार दिखाए गए हैं। इसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस काल का जो मनुष्य है वह शिकार पर जाने से पहले इस प्रकार के पूजा पाठ या टोने टोटके का जो है प्रयोग करता होगा। गुफाओं से मिले चित्र इस बात को भी दर्शाते हैं कि जो उस काल का मानव है वह फूलों, पत्तियों आदि के रंगों का प्रयोग करता था उन चित्रों को भरने के लिए, और उन चित्रों को आकर्षक बनाने के लिए बाद में उसने उनका आकार जो है परिवर्तन किया और वह चित्र जो है और भी अधिक आकर्षक पहले से हो गए थे। इसके अलावा आदि मानव खून व पशुओं की चर्बी को मिलाकर भी इन चित्रों में जो है रंग भरा करता था। हैरानी की बात तो यह है कि हज़ारों वर्ष बाद भी आज भी वे रंग खराब नहीं हुए हैं।
वैसे के वैसे वह रंग हैं जो दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं वह आज भी उसी प्रकार हैं जैसे हजारों वर्ष पूर्व थे। ये चित्र और रेखा चित्र द्विआयामी प्रकार के हैं। यहाँ तक मानव ने आग और विभिन्न प्रकार के औजार और हथियारों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार का जो वर्णन है उनके चित्रों के माध्यम से हमें मिलता है। यहाँ तक आदि मानव जो है काफ़ी विकसित हो गया था। आदि मानव के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब प्राकृतिक और व्यवस्थित रूप से उगने वाले पौधों को उसने सही प्रकार से उगाना शुरू कर दिया। उसने खेती करना सीख लिया। आदि मानव खाद्य उत्पादक व संग्रहकर्ता बन गया। अब आदि मानव ने गुफाओं और कंदराओं से निकलकर समूह में रहना आरंभ कर दिया था। उसने छोटे छोटे गांव जो है बना लिए। उसके अधिकतर रहने के स्थान नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। धीरे धीरे आदि मानव की बुद्धि, औजार और हथियार पहले से अधिक विकसित हो गए और वह कबीलों और नगरों में रहने लगा और वह अपने विकास की तरफ और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा था। अब तक उसमें व्यावसायिकता के गुण आ गए थे। इस काल में जब आदि मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था तो वह मिट्टी की ईंटें बनाने लगा और ईंट को आग में तपाकर भवनों व इमारतों का निर्माण करने लगा। मोहनजोदड़ो का स्नानघर, स्तूप, टीला व नगर योजना बहुत अच्छी थी। इस समय के मानव द्वारा निर्मित यह स्नानागार वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। स्नानागार और स्तूप टीले को इस योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था कि आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी उस समय के मानव कला एवं योजना से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आदि मानव के विकास की गति यही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपने कार्यों को सुगमता और शीघ्रता से करने के लिए पहिए का आविष्कार किया। अब उसने पेड़ के तने को काटकर उसके तने को गोल आकार देकर पहिया बनाया। पहिए की सहायता से उसने पशु द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी का निर्माण किया। अब इस आदि मानव ने कुछ पशुओं को पालतू बना लिया। इन गाड़ियों को वह अपने पालतू पशुओं की मदद से यहाँ से वहाँ आराम से ले जा सकता था, जिससे उसका जो सफ़र था वह आसान हो गया। वह आराम से आने जाने लगा। पहिए की मदद से उसने बर्तन बनाने शुरू किए। आग में तपाकर उसने उसे मजबूती प्रदान की। इस प्रकार से जो भी आविष्कार मनुष्य ने किए वह उसके जीवन के लिए बड़े ही उपयोगी सिद्ध हुए। इसके अलावा उसने बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी की, विभिन्न रंगों से उन्हें सजाया। जहाँ आवश्यकता होती थी वहाँ इन बर्तनों पर उसने पॉलिश भी की। इसका सबूत हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त एक घड़ा है जिस पर बहुत सुंदर जो है चित्रकारी की गई है। इससे हमें पता चलता है कि उस काल का मनुष्य कला के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। सिंधु घाटी की सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और ये दोनों ही केंद्र पाकिस्तान में हैं। इन केंद्रों की खुदाई से प्राप्त जो मूर्तियां हैं, खिलौने हैं, आभूषण हैं या बर्तन हैं, उन पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी के नमूने प्राप्त होते हैं, जिन्हें आजकल संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। खुदाई से प्राप्त आदि मानव के विकास की कहानी खुद बताती है कि किस प्रकार उसने कदम कदम पर विकास किया। आदि मानव के विकास की इतनी कहानी के बाद अब बारी आती है उसकी भाषा के ज्ञान की। इतिहासकार का अनुमान लगाते हैं कि आदि मानव में भाषा और लिपि का ज्ञान नहीं था, परंतु चित्रों के माध्यम से उसने अपने भावों को व्यक्त किया है। परंतु इस बात को पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता कि उस समय के मानव के पास कोई भाषा ही नहीं थी, क्योंकि उसके चित्रों में कई जगह पर इस प्रकार के चिन्ह पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि संभवतः भाषा का प्रयोग जो है करना सीख लिया था। परंतु हमारे विद्वान आज हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त एक गैंडे का चित्र वाली मोहर, 3 सिरों वाले पुरुष की तस्वीर और पशुपति मोहर पर इस प्रकार के चिन्ह मिले हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि शायद यही उनकी भाषा हो। इसी तरह मोहनजोदड़ो से बैल की एक मोहर प्राप्त हुई है, जिससे ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय का जो मनुष्य है वह बैल को जानता था और उसकी पूजा किया करता था। इस प्रकार जो कला है उसके विभिन्न बिंदु हमें मिलते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक जो कला है उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं।
आज के समय में जो कला है उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। इसके अंदर आपकी नाट्य कला, गायन कला, चित्रकला, मूर्ति कला, सभी जो कलाएं हैं इसके अंदर आती हैं। मानव साधारण जीवन में भी अनेक कलाओं का जो है प्रयोग करता है। जो कला मुखरित होकर हमारे सामने आती है वह हमारी पहचान अर्थात हमारा गुण बन जाती है।